नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए मैं आपके टॉपिक पे स्टार्ट होता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए थे। देखिए आपका ये रीड लेवल 2 का 2017 का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वो बोल रहा है आपके पास दो घन हैं, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। ध्यान रखिए, आयतनों का अनुपात दिया है, ना कि आयतन दिए हैं कि आयतन कितना है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, आपके घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। ये फॉर्मूला होता है किसका? आयतन का। आपके घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है। इसी से हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले, और उसमें आपको दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ लें तो घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। एक बार लिख देता हूं मैं, हमारा आयतन जो होता है, आयतन वो होता है भुजा क्यूब, और क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यदि अब देखिए क्वेश्चन में उसने दिया है आयतन का अनुपात उसने दिया है आपके सामने कितना? 27:64। 27:64। तो क्या करेंगे? आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। इससे हमें क्या मिलेगा? भुजा का अनुपात। क्या मिलेगा इससे? भुजा का अनुपात मिलेगा। भुजा का अनुपात कैसे मिलेगा? 27 का मैं घनमूल निकालूंगा। यह मेरे को पता होना चाहिए कि 27 किसका घन होता है। 27 घन होता है 3 का। 27 घन होता है किसका? 3 का। और 64 घन होता है किसका? 4 का। तो मेरे पास भुजाओं का अनुपात आ जाएगा कितना? 3:4। ये भी याद रखिएगा, ये भुजाओं का अनुपात है, ना कि भुजा है। लेकिन हमें अनुपात ही ज्ञात करना है, तो हम अनुपात में ही चलते रहेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको x मान के आगे सॉल्व करें, क्योंकि हमें एग्जैक्ट भुजा नहीं बतानी है। हमें बताना है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब क्या करेंगे? क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यदि मैं भुजा 3 मान लूँ तो 6 गुणा 3 का स्क्वायर अनुपात 6 गुणा 4 का स्क्वायर। यही होगा 6 गुणा 3 का स्क्वायर 6 गुणा 4 का स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल में निकालूंगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। मेरा अनुपात आ जाएगा 9:16। मेरा अनुपात क्या आ जाएगा? 9:16। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार वापिस रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो घन हैं, उनके अनुपात, आयतनों के अनुपात आपको दिए हुए हैं 27:64, और वो पूछ रहा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और उससे क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पर याद हो आपको, तो एक क्वेश्चन आया था कि त्रिज्या यदि मैं 3 गुनी कर दूँ तो परिधि में कितना परिवर्तन होगा। तो हमने आंसर निकाला था, यदि मैं त्रिज्या को 3 गुना कर दूँ तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। और यदि मैं त्रिज्या को 3 गुना कर दूं और मैं पूछूं आपसे कि क्षेत्रफल में क्या फर्क होगा, तो आपको मैंने बताया था कि क्षेत्रफल में क्या होता है? r² होता है। तो स्क्वायर में ही चेंज होगा, यानी 3 चेंज हो जाएगा किसमें? 9 में। तो आपको मैंने बताया था यदि मैं त्रिज्या को 3 गुनी कर दूं तो
क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तो उसी चीज में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा किस में है, एक बार में ही है, भुजा फिक्स है और क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर है। तो किस में चेंज होगा, स्क्वायर में चेंज होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। और आयतन में क्या होगा, क्यूब में चेंज होगा। यदि आपको ये चीज पता है कि ऐसा होता है तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा 27:64। आपको पता है ये आयतनों का अनुपात है और आयतन में भुजा कितनी बार आती है, 3 बार आती है, यानी भुजा का क्यूब आता है। तो सबसे पहले मैं इसका घनमूल निकाल लूंगा तो मुझे माइंड में ये कैलकुलेट हो जाएगा कि भुजा का अनुपात 3:4 है। जब मुझे भुजा मिल जाएगी और मुझसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो मैं क्या करूंगा, बताइए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि भुजा का स्क्वायर है तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो स्क्वायर में ही होगा। तो जब मेरे पास भुजा 3:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात मेरे पास 9:16 आ जाएगा। इतना सा मुझे करना था, विद इन सेकेंड मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, 264 वर्ग मीटर है, इसका 1848 घन मीटर, ये सॉरी यहाँ पर आएगा आयतन, यहाँ पर आएगा आयतन, क्योंकि घन मीटर आयतन में होता है। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है व इसका आयतन 1848 घन मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है हमसे पूछ रहा है और बोल रहा है यूज कीजिए पाई बराबर 22/7, यूज कीजिए पाई बराबर 22/7। 99% केस में आपको जहां पर पाई का यूज होगा और वो वैल्यू पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में ही वैल्यू लिख के देगा कि पाई बराबर 22/7 मानिए या पाई बराबर 3.14 मानिए। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि पाई बराबर हमको कितना मानना है, 22/7 मानना है, तो वही मान के हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक बेलनाकार खंबा है, उसमें उसने दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन और पूछा है हमसे ऊंचाई कितनी है। एक बात बताइए, बेलन होता कैसा है, ये मैंने आपके सामने एक बेलन बना दिया, ये आपके सामने मैंने एक बेलन बना दिया। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, देखो बेलन में वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, ये जो घूमा हुआ भाग होता है, ये जो घूमा हुआ भाग होता है ये होता है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जब मैं इस घूमे हुए भाग में ये ऊपर का और नीचे का भाग भी ऐड कर दूं तो मेरा बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो ये 3D डायमेंशन में मैंने एक आकृति बनाई है, देखो ये 3D में है, 2D में नहीं है, ध्यान रखना। बेलन आपने देखा होगा, घर पे कोई भी बोतल होती है वो बेलन होती है। और सबसे बड़ी बात तो बेलन का काम तो रोजीना पड़ता ही रहता है, किचन में जाके देख लीजिए बेलन क्या होता है, तो वही चीज़ है ये बेलन। आपको बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। r क्या होती है, त्रिज्या होती है, और h क्या होती है, ऊंचाई होती है। हमसे पूछिए उसने ऊंचाई। अब देखिए मेरे पास क्षेत्रफल है लेकिन r भी नहीं है और h भी नहीं है, यानी त्रिज्या भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं है। तो देखो एक समीकरण से मैं दो वेरिएबल के मान निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या होगा, एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन में एक और समीकरण दिया गया है, आपसे बोला है इसका आयतन 1848 घन मीटर है। तो मेरे पास आयतन का फॉर्मूला है, मेरे पास आयतन का फॉर्मूला है, क्या है मेरे पास आयतन, πr²h। क्या है मेरे पास आयतन, πr²h। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h होता है। अब देखिए यहाँ भी r है और h है, तो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक तो है r और एक है h, एक तो है त्रिज्या और एक है ऊंचाई, और दो ही मेरे पास समीकरण है। मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं, देखिए कैसे निकालता हूं। 2πr/h क्षेत्रफल कितना दे रखा उसने, 264 दे रखा है।
और आयतन पाई आर स्क्वायर एच कितना दे रखा है 1848 दे रखा है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको मान लूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मान लूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए मुझे क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से एक तो R और एक H, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखिए कौन सा वे मैं अपनाऊं कि मेरा जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर एक का भाग देने पर, देखिए मैंने भाग क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब 2 में 1 का भाग दूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और एक बार आर से एक बार आर चला जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ आर बचेगा। तो मैं उससे क्या निकाल लूँगा, त्रिज्या निकाल लूँगा और फिर किसी भी समीकरण में रख के मैं एच की वैल्यू निकाल लूँगा। तो देखिए भाग देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2 पाई आर एच बराबर 1848 बटा 264, यही मुझे करना है। अब देखिए क्या करूँगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। देखिए इधर क्या बचा मेरे पास, इधर देखिए क्या बचा मेरे पास में, आर बटे 2, क्या बचा आर बटे 2 बराबर 1848 बटा 264। 2 से यदि मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये जाएगा 132 बार, और 132 का मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरा जाएगा 1 बार। मेरे पास कितना बचेगा, 528 यानी 528 मेरे पास में बचेगा। फिर मैं 132 को गुणा करूंगा कितनी बार, 4 बार, तो मेरा आ जाएगा आंसर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा आर बराबर 14। देखो इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वहाँ आप 2 से काट रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो आर का मान मुझे मिल गया कितना, 14, आर का मान कितना मिल गया 14। अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना क्या है, एच पूछा क्या है उसने, ऊंचाई पूछी है, तो आर का मान रखूंगा किसमें, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में आर का मान रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई, आर का मान कितना है 14, एच बराबर 264। अब क्या करूँगा, 2 पाई का मान कितना है 22/7, क्वेश्चन में बोला था पाई का मान लेना है 22/7, एच बराबर 264। अब देखो 7 से काटूँ कटेगा 2 बार, 22 से काटूंगा कटेगा 1 बार और 2 बार, 4 से काटूंगा कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो एच का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 3। देखिए किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। एच का मान मुझे कितना मिल गया, 3 मीटर, और यही मेरा क्या है, आंसर है। देखो बेसिक फॉर्मूला लगाना था, कुछ भी नहीं करना था, आपको जो दिया है बस वही मानिए, बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाइए, जो दिया है वही मान लीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसने दे रखा है 264 वर्ग मीटर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर एच बराबर 264 रख दिया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848 रख दिया। इन दोनों समीकरणों को मैंने सॉल्व किया और आर और एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब यदि वो मुझसे आर पूछे तो भी मेरे पास है और एच पूछे तो भी मेरे पास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर k मल्टीप्लाई बाई 4 की घात 95 हो तो k का मान निकालना है। k का मान निकालना है, क्या करूँगा मैं बताओ, इस पूरे में से क्या करूँगा, 4 की जो सबसे छोटी घात है उसको क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर k डॉट 4 की घात 95। अब क्या करूँगा, सबसे छोटी घात कौन सी है, 95, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ये मैंने देखिए 4 की घात 95 कॉमन ले लिया। अब देखिए जब हम किसी भी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो जहाँ से हम कॉमन लेते हैं उस वाले साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 4 की घात 97 बटा 4 की घात 95 कर दिया, माइनस 4 की घात 96 बटा 4 की घात 95 प्लस 4 की घात 95 बटा 4 की घात 95 बराबर मेरे पास आ गया k डॉट 4 की घात 95। अब देखिए मैंने 4 की घात 95 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इधर भी 4 की घात 95, अब मेरे पास इधर भी मल्टीप्लाई में 4 की घात 95 मिल गया। तो 4 की घात 95 से क्या होगा, 4 की घात 95 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनका क्या करेंगे, जब हम घातांक पढ़ेंगे या घातांक हमने पढ़ा होगा या आपने पढ़ लिया होगा तो आपको एक रूल पता होगा कि जब आधार बराबर हो, क्या हो, आधार बराबर हो, घाते अलग अलग हो, आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो और भाग में दिया हो, तो हम क्या करते हैं बताएं। जब आधार बराबर है, देखो इधर भी आधार है 4 और इधर भी आधार है 4, घाते देखो अलग अलग है और भाग में दिया हुआ है, बीच में देखो किसका निशान है, ये भाग का। तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं, वही हमें करना है। देखिए 4 की घात 97 माइनस 95, क्या किया मैंने, घातों को घटा दिया, माइनस 4 की घात 96 माइनस 95 प्लस 4 की घात 95 माइनस 95 बराबर मेरे पास क्या बच रहा है, k बच रहा है। इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 97 में से 95 जाएगा, क्या बचेगा, 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 96 में से 95 जाएगा तो 1 प्लस 4 की घात 0 बराबर k। अब देखिए किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 4 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर k। 16 में से 4 गया 12, 12 में मैंने जब 1 जोड़ा क्या आ गया मेरा, k बराबर 13। क्या आ गया मेरे पास, k बराबर 13। और यही मेरा क्या है, आंसर है। देखो यही करना था, बस थोड़ा सा बेसिक रूल लगाना था और मेरा आंसर मेरे पास में। 4 की घात 95 में मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो जिधर से कॉमन लेते हैं उस साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जिस पार्ट को हमने कॉमन लिया है उसका भाग चला जाता है। तो 4 की घात 97 में 95 का भाग दे देंगे, 96 में 95 का और 95 में 95 का। अब देखो आधार बराबर है, घाते अलग अलग है और भाग में दिया है, तो क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। 4 की घात 97 माइनस 95, 4 की घात 96 माइनस 95, 4 की घात 95 माइनस 95। इधर यदि आप चाहो तो 4 की घात 95 से 95 कैंसिल कर दोगे पूरा, तो भी मेरे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब देखो इधर मिल गया मुझे 4 की घात 2, इधर मिल गया 4 की घात 1 और इधर मिल गया 4 की घात 0 बराबर k। 4 की घात 2 का मान मैंने निकाला 16 और 4 की घात 0 का मान मैंने निकाला 1, 4 की घात 1 का मान निकाला 4 बराबर में मुझे क्या मिल रहा है, k मिल रहा है। 16 में से 4 गया तो 12, 12 में जब 1 जोड़ूंगा तो क्या मिल गया मुझे, 13। और यही मेरा क्या आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो गुणनखंड में आंसर दिया है तो करना क्या है, मुझे गुणनखंड करने हैं। बताओ होंगे या नहीं होंगे गुणनखंड।
कैसे करेंगे गुणनखंड पता होना चाहिए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, ये मुझे निकालना है। अब देखिए मैं क्या करूँ, इधर a प्लस 3 दिख रहा है तो देखो इधर दोनों a है, इधर से मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे a प्लस 3 या a माइनस 3 मिल जाए। देखें तो मैंने इधर से इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या 5a कॉमन ले लिया, 5a कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल गया a। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो पार्ट हम कॉमन लेंगे उसी का भाग दे देंगे। तो 5a² में मैंने जब 5a का भाग दूंगा, देखिए 5a² में जब 5a का भाग दूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1a प्लस 15a में जब भाग दूंगा 5a से तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 15, 3 बार a प्लस 3, ये मुझे मिल जाएगा। इधर से मैं क्या करूं, इधर से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 2b, माइनस का 2b। अब देखिए क्या करूंगा, माइनस 6b में भाग दूंगा किसका, माइनस का 2b का, माइनस से मेरा माइनस कैंसिल हो गया, b से मेरा b कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 6, 3 बार क्या बचा मेरे पास 3, माइनस का 2ab में मैं भाग दूंगा किसका, माइनस के 2b का, माइनस से माइनस, 2 से 2 और b से b, बचा क्या मेरे पास में प्लस a। देखो a प्लस 3 इधर बच रहा है, a प्लस 3 इधर बच रहा है। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस 3 इधर से कॉमन ले लूंगा, a प्लस 3 में इधर से कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं a प्लस 3 इधर से कॉमन लूंगा तो इस पूरे में भाग दूंगा a प्लस 3 का, तो इधर जब मैं भाग दूंगा तो a प्लस 3 से a प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास 5a, और इधर जब भाग दूंगा तो a प्लस 3 से a प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास माइनस 2b। देखो यही मेरा आंसर है 5a माइनस 2b a प्लस 3। देखो 2 स्टेप में मुझे आंसर मिल गया और यही मेरा क्या है आंसर है। करना क्या था, मुझे सिर्फ फैक्टर करने थे, गुणनखंड करने थे, और गुणनखंड मैंने किए कैसे, इधर से मैंने कॉमन लिया क्या, इधर से कॉमन लिया 5a और इधर से कॉमन लिया क्या माइनस का 2b, माइनस का 2b मैंने कॉमन लिया, मुझे मिल गया a प्लस 3, और 5a जब मैंने कॉमन लिया मुझे मिल गया a प्लस 3। पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया a प्लस 3 तो मुझे क्या मिल गया 5a माइनस 2b, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कल जब 2015 का हम पेपर कर रहे थे उसमें भी सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आया था कि मुझे फैक्टर करने थे। तो मैंने क्या किया था, आपको 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड तो क्या था कि मैं फैक्टर से ही से सॉल्व कर लूँ, और दूसरा क्या था मैं इसको कुछ मानकर सेटिस्फाई करके आंसर निकाल लूँ। तो वही श्रृंखला में मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि मुझे कैसे मानना है। मेथड नंबर सेकंड, देखो मैं क्या करूँ, इधर भी a और b है और इधर भी a और b है, तो a का मान में मैंने मान लिया जैसे 1 और b का मान लिया 1, a का मान लिया 1 और b का मान लिया 1। तो देखो a का मान जब मैं 1 इसमें पुट करूँगा तो मुझे क्वेश्चन में क्या मिलेगा 5 प्लस 15 माइनस b का मान 1 पुट किया तो माइनस 6 और ये माइनस 2। तो देखो 15 और 5 20, 20 में से 8 गया तो मुझे क्या मिल गया 12 मिल गया। यानी क्वेश्चन में क्या मिल रहा है मुझे 12 मिल रहा है। तो मैं देखूंगा कि जिस भी ऑप्शन में मुझे 12 मिल जाए वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, a का मान रखना है मुझे 1 और b का मान रखना है 1। a का मान मैं 1 रखूंगा तो पहले वाले में मुझे क्या मिलेगा 5 प्लस 2 और दूसरे वाले में 1 प्लस 3। तो देखो मुझे क्या मिला 5 और 2 7, 7 और 4 7 गुणा 4 करना है, क्या मिल गया मुझे 28 मिल गया। ये मेरा है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो बी, इसमें पहले वाले में क्या मिलेगा मुझे वही 5 प्लस 2 मिलेगा और दूसरे वाले में 1 माइनस 3, क्या मिला मुझे 5 और 2 7, 7 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे माइनस 2 से। तो देखो मुझे क्या मिल गया, एक में से जब मैंने माइनस 3 घटाया, एक में से जब मैंने 3 घटाया मुझे क्या मिला माइनस 2 मिला।
7 गुणा 2 -14। मिला क्या? नहीं मिला, तो ये भी मेरा क्या? इनकरेक्ट। अगला देखेंगे सी। सी में क्या मिल रहा है? 5a यानी 5 - 2 और a - 3 यानी 1 - 3। इधर से देखो मुझे क्या मिल गया? 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 1 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो क्या मिल गया? 3 को गुणा करूंगा -2 से तो -6। मुझे मिला क्या? 12? नहीं मिला। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। जब 3 इनकरेक्ट हो गए तो चौथा क्या होगा? करेक्ट होगा। और एक बार सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं। देखो डी में क्या करना है? 5a - 2b यानी a का मान जब मैं 1 रहूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 - 2b यानी -2 और a + 3 यानी a का मान जब मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 + 4। इधर से मुझे क्या मिलेगा? देखो 5 में से जो 2 घटाऊंगा तो 3 गुणा 1 और 4, वो सॉरी इधर 3 है, 1 + 3 है, 1 + 3 है, तो 3 गुणा 3 और 1 4। क्या मिल गया मुझे? 12 मिल गया। क्या मिल गया मुझे? 12 मिल गया। और यही क्या है? क्वेश्चन में है। तो मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो 2 वे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहले भी मैंने आपको बताया है 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं सही ऑप्शन को ढूंढ लूँ, क्या करूँ? सही ऑप्शन को ढूंढ लूँ। और दूसरा तरीका ये कि मैं गलत ऑप्शनों को ढूंढ लूँ। जब मैं गलत ऑप्शनों को ढूंढ लूँगा तो सही ऑप्शन अपने आप बच जाएगा। और या मैं सही ऑप्शन को ढूंढ लूँ। जो आपको सही लगे आप एग्ज़ाम में वही कीजिए। जिसमें आपकी प्रैक्टिस है आप वही चीज़ को एग्ज़ाम में कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। हमारा पहला मोटिव यही है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, कोई भी तरीके से हो, किसी भी वे से हो, लेकिन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। देखिए अगला क्वेश्चन। एक बटा, देखो मैंने कल बताया था ये जो है ये क्या है? घनमूल है। क्या है? घनमूल है। ये भी क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। देखो रूट के अंदर जब 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये घनमूल है। जब कुछ ना लिखा हो तब क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो देखो घनमूल निकालूंगा मैं तो 1/8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। और 1000 का घनमूल क्या होता है? 10 होता है। इधर करूँगा तो देखो 3 से मैं कैंसिल करूँगा 192 को मैं 3 से कैंसिल करूँगा। एक बार देखूँगा कि डायरेक्ट घनमूल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखो 3 का भाग जा रहा है क्या? 192 में। 3 की भाजकता का नियम याद कीजिए। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? यदि अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 3 से क्या होती है? विभाजित होती है। ये 3 का भाजकता का नियम है। तो सबसे पहले क्या करूँगा? अंकों का योग करूँगा। 1 + 9 कितना होगा? 10। 10 में जब 2 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 12। यानी संख्या के अंकों का योग कितना आया मेरे पास? 12 आया। 12 में देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। कितनी बार? 4 बार। पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कि इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो वही मुझे करना है। 3 का भाग दूंगा कितनी बार? 6 बार। 3 गुणा 6 कितना आएगा? 18। 3 6 18। बचेगा क्या? 1 और 12। 3 चौगु 12। अब मुझे क्या मिल गया? 64 मिल गया, 64 मिल गया। लेकिन 64 का घनमूल तो मुझे आता है। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा नीचे? 4। अब देखिए ये 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? 2 बचेगा। 2 से 10 काटा 5 बार। क्या मिल गया मुझे? 5 + 4। वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया 9। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लिए, यही सॉल्व करना था। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मेथड से बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सको। आपकी कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन एक्यूरेसी जितनी अच्छी है उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो देखो सबसे पहले क्या किया? 8 का घनमूल ले लिया 2 और 1000 का घनमूल ले लिया 10।
3 से कैंसिल किया 192 को कितनी बार, 64 बार, कितनी बार, 64 बार। 64 का घनमूल लिया कितना, 4, ये कट गया मेरे पास, कितना आ गया 5, इधर 4, 5 + 4 कितना आ गया आंसर 9। यही बस करना था। अगला देखें, देखो कई बार इस क्वेश्चन को देखो, कई बार होता क्या है एग्जाम में कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ाई करके चले जाते हैं और एग्जामिनर जब बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाहट में गलत करके उसको आ जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। पूछ रहा है कि कोई अमाउंट है 80, वह 80 का कितना प्रतिशत है। आया समझ में, 80 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, पूछ क्या रहा है मुझे, 80 के बारे में पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, 80 के बारे में पूछ रहा है। किसके बेस पे पूछ रहा है, किसके आधार पर पूछ रहा है, तो 80 के आधार पे ही पूछ रहा है। तो ये आया मेरा 80। और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत निकालना है। तो जब मैंने बताया था कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। तो 80 से 80 कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया कितना, 100%। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में हुआ क्या, लेकिन एग्जाम में हुआ क्या, एक बार स्टूडेंट ने सोचा कि ये आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सोचा कि इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि शायद मैं कुछ पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, तो क्या किया, 80 गुणा 80/100 कर दिया। 80 गुणा 80/100 कर दिया और आंसर लगा दिया 64%। आंसर क्या लगा दिया, 64%। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये पूरी तरह क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। तो इसलिए एग्जाम में क्या करना है, अपने आँख दिमाग सारा कुछ खोल के रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मुझे क्या चीज़ बतानी है। उसमें पूछ रहा था 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यानी 80 के बारे में पूछा है। किस बेस पे पूछा है, 80 का, यानी किस बेस पे पूछा है, 80 के बेस पे पूछा है। तो बेस को क्या करेंगे, आधार को नीचे रखेंगे। तो क्या आया, 80/80 गुणा 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो वही मेरा आया, 80 से 80 कैंसिल हो गया और मेरा आंसर क्या आ गया, 100%। और यही मेरा क्या है, सही आंसर है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये कब होता, ये कब होता, जब वो आपसे पूछता 80 का 80%। जब ये आपसे क्वेश्चन में पूछता तब ये आंसर होता। और यहाँ पर प्रतिशत नहीं आता, यहाँ पर क्या नहीं आता, प्रतिशत नहीं आता। तो इसको मैं सॉल्व करता तो क्या आता, 80 गुणा प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 80/100 यानी 64। ये कब होता, जब मेरे से क्वेश्चन में पूछता 80 का 80%। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यानी 80 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। किसके बेस पर, 80 के बेस पर। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो क्या करूँगा, 80/80 गुणा 100 करूँगा। देखो ये कैसे होता है, आप एग्ज़ाम देते हो तो जैसे आपका पेपर हुआ 600 नंबर का, जैसे आपका पेपर हुआ कितने नंबर का, 600 नंबर का, और आपके नंबर आए कितने बताइए, आपके नंबर आए 300। तो आपसे मैं पूछूं प्रतिशत निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो मेरे कितने आए, मेरे कितने आए 300 आए, मेरे कितने आए 300 आए। किस बेस पे आए, मतलब पूर्णांक क्या था, तो 600 था, गुणा 100। प्रतिशत निकालना है तो क्या करूँगा, गुणा 100 कर दूंगा। तो देखो मेरा आया 6 से कट गया 350 बार 50%। तो यही चीज़ उसने पूछी थी, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, और हमें क्या करना था, 80 से 80 कैंसिल करना था और गुणा 100 करना था। 100% मेरे आंसर आ रहे थे। लेकिन क्या किया मैंने, ज़्यादा दिमाग लगा लिया और 64% निकाल के क्वेश्चन को गलत कर दिया। इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही जवाब दे। बेसिकली क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है और क्या चीज़ दी गई है। कई बार ऐसा होता है सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो कंडीशन पैदा ना करें। अगला देखें,
ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में बड़े डरावने क्वेश्चन होते हैं लेकिन जनरली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक सर्वसमीका याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करूँगा मैं, आज सोचता हूँ कि एक बार मैं इसको इस फॉर्मेट में जमा के देखूँ, क्या पता जम जाए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो -√3 प्लस, ये तो ऐसे के ऐसे आ गया। अब देखो मैं इस 84 के 2 टुकड़े करूँ, कैसे, एक तो कर लूँ मैं 81 प्लस इधर से 2ab है, 2 को निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचा, एक तो बचा 9 और एक बचा कितना, √3 प्लस जब मैंने 84 में से 81 निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास, 3 बचा। क्या बचा मेरे पास, 3 बचा। देखो सेम है ना, 81 को मैंने 3 में जोड़ा, क्या मिला मुझे, 84 मिला, और 9 को जब 2 से गुणा किया क्या मिल गया, 18√3 मिल गया। इसको लिखूँ या इसको लिखूँ, बात एक ही है क्या, इसको लिखूँ और इसको लिखूँ, बात एक ही है क्या, बिल्कुल एक ही बात है। तो देखो अब देखो एक बार मैं सोचता हूँ कि इस फॉर्मेट में जम रहा है क्या, देखो जम रहा है। देखो 2ab है, a में ये मान लूँ और b ये मान लूँ, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये है या नहीं, a को मैं ये मान लूँ 9 और b को मान लूँ √3, तो a स्क्वायर 81 है और b क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, मेरा फॉर्मेट में जम रहा है। तो कैसे करूँगा, -√3, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और इधर क्या कर दूँगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 9 √3 प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो -√3 प्लस 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो इस वाले पार्ट का मुझे वर्गमूल निकालना है, इस वाले पार्ट का क्या करना है, मुझे वर्गमूल निकालना है। तो क्या आएगा, इधर तो है 1/2, इधर है 2, कोष्टक के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से तो मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, -√3, ये तो ऐसे कैसे आ गया, प्लस हमारे पास में क्या है 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या दे रखा है उसने, 1/2 दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। तो वही मैंने किया, -√3, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा क्या मेरे पास, 9 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √9, क्या बचा 3, और 3 ही मेरा क्या है, आंसर है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लग सकता है। तो देखो यही मैंने सोचा, और मैंने क्या किया कि मैं इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जमा के देखूँ। यदि मुझे यहाँ पर माइनस दिया होता, यहाँ पर क्या दिया होता, माइनस दिया होता, तो मैं क्या करता, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जमा के देखता, तो मुझे क्या मिल जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाता। बस इतना सा करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इधर से 2 देखो अलग दे रखा है तो 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचा 9 और √3, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो वही मैंने किया, 84 को 81 और 3 में तोड़ दिया, और मेरा आंसर मुझे मिल गया, क्या, 3। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, देखो क्या होगा, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। मुझे क्या करना है, स्क्वायर फॉर्मेट में ही
निकालना है, क्योंकि चारों ऑप्शन स्क्वायर फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं और 60x मुझे हटाना है। तो 60x हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं स्क्वायर खोलता हूँ। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, 3x + 5 का होल स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। बस यही फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो 3x + 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा b यानी 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस क्या दिया हुआ है, 60x दिया हुआ है। अब देखिए क्या बचा मेरे पास में, 9x² प्लस 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30x प्लस 25 माइनस 60x। अब देखिए क्या हुआ, ये 30x है और ये भी 60x है, यानी ये भी x के गुणांक के रूप में, ये भी x के गुणांक के रूप में। जब पावर सेम हो तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, जब माइनस के 60x में से प्लस का 30x जाएगा तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, माइनस का 30x बच जाएगा प्लस 25। देखो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर जब माइनस है तो मैं क्या करूँगा, एक बार कोशिश करूँगा कि a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में ये जम जाए। अगर ये जम गया तो मेरा मान क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचा मेरे पास में, एक बार मैं लिखूँ 3x लिखूँ और एक बार क्या लिखूँ, 5 लिखूँ प्लस 5 का स्क्वायर लिखूँ। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा x 30x, आया नहीं आया, ये और ये सेम है क्या, नहीं बिल्कुल सेम है। अब देखो a² - 2ab + b², इससे कंपेयर करेंगे तो मेरा आंसर मुझे क्या मिलेगा, 3x - 5 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, 3x - 5 का होल स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया है। तो एक बार वैल्यू रख के निकालिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा कि कैसे ऑप्शन रख के या कैसे मान रख के मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, तो एक बार देख लिया आपने क्या किया, सबसे पहले इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल लिया, फिर माइनस 60x को मैंने घटा दिया, मुझे मिल गया माइनस का 30x। फिर मैंने जमाने की कोशिश की a² - 2ab + b² में, तो मुझे क्या मिल गया, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। देखिए ये समय कार्य मजदूरी का प्रश्न है, तो इसमें हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, m1 d1 बराबर m2 d2। m का मतलब क्या होता है, मैन। m का मतलब क्या होता है, मैन, यानी मजदूर कह दे हम, या फिर वो बोल दे कि इतने व्यक्ति करते हैं, या फिर बोल दे इतनी महिला करती हैं, कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और d का मतलब क्या होता है, इतने दिनों में करते हैं, या फिर टाइम के सेंस में, मतलब समय के अर्थ में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस बेस से क्वेश्चन को अटेंड करना रहेगा। तो देखिए m1 d1 = m2 d2। तो देखिए कोई कार्य है, जब कार्य एक हो, यदि कार्य में यदि वो दे कि इतने मजदूर इतने समय में कार्य के 1/2 भाग को करते हैं, तो इतने मजदूर कितने समय में पूरे कार्य को कर लेंगे। ऐसा अगर वो क्वेश्चन दे कि कार्य भी उसमें डिफाइन किया है, तो कार्य कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है W1 और
W2, W यानी वर्क। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 6 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 6 मजदूर करेंगे कितने, 16 दिन में। मैन कितने 6 और डे कितने 16। और अगला क्या दिया है, 4 दिन में मुझे पूरा करना है, यानी M2 की वैल्यू चाहिए मुझे, कितने मजदूर की वैल्यू चाहिए, और डे दे रखे हैं मुझे कितने 4। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा और M2 की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, 4 से कैंसिल हो गया, ये 16 4 बार, तो M2 का मान मेरे पास कितना आ गया बताओ, 6 गुना 4 यानी 24। क्या मिल गया मुझे, 24, यानी 24 मजदूर, 24 मजदूर कितने दिन में इस काम को कर लेंगे, 4 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। यही मुझे करना था। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना था, M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2। तो M1 का वैल्यू मेरे पास है, शुरू में 6 मजदूर थे, उन्होंने 16 दिन में कार्य किया, 6 मजदूर ने 16 दिन में कार्य किया। तो यदि कार्य को 4 दिन में पूरा करना है तो कितने मजदूर चाहिए, यही M2 की वैल्यू मुझसे पूछी गई थी। तो मैंने निकाल लिया M2 बराबर 24, यानी 24 मजदूर मुझे चाहिए। तो यही मुझे करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म है। असमान संपूरक कोणों के सही युग्म में संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, वही होते हैं संपूरक कोण। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक बात और बताई थी कि 180 डिग्री तो संपूरक कोण होता है, और एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ भी क्या है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है कोण DFE, कोण DFE, इस कोण की बात कर रहा है, कोण DFE। कोण EFA, देखो एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, 180 डिग्री। और यही वो हमसे पूछ रहा है, यानी इधर से ये वाला तो सही है कि इनका योग कितना है, 180 डिग्री है। अगला देखेंगे AFB, कोण AFB, इस कोण की बात कर रहा है AFB। और BFD, इस कोण की बात कर रहा है। तो देखिए ये भी पूरा एक सीधी लाइन हो गई, तो ये कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, क्योंकि वो यही पूछ रहा है कि संपूरक कोण निकालने हैं, उन कोणों का युग्म निकालना है जिनका योग कितना है, 180 डिग्री है। तो देखो क्या आया मेरा, 180 डिग्री इसका भी आ गया और 180 डिग्री इसका भी आ गया, यानी यही आंसर हमारा होगा। एक बार अगले ऑप्शनों को भी चेक करके देख लेते हैं कि अगले ऑप्शनों में क्या गलती है। देखेंगे कोण DFE, बात कर रहा है इस कोण की, DFE, इस कोण की ही बात कर रहा है वो DFE। और AFB, देखिए इस कोण की और इस कोण की वो बात कर रहा है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो देखो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगले में देखेंगे कोण BFD, इस कोण की बात कर रहा है, इस पूरे कोण की। और EFA, देखो इस पूरे कोण का और इस पूरे कोण का कभी भी मान हो सकता है क्या, 180 डिग्री, नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला देखेंगे कोण AFB और DFE, इस वाले कोण की बात कर रहा है फिर से। ये कभी भी 180 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एक बार फिर से बताऊंगा कि संपूरक कोण कौन से होते हैं, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। और एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस यही करना था मुझे कि 180 डिग्री जिस
युग्म में मुझे 180 डिग्री मिल रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में 180 डिग्री मिल रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या होगा। बोल रहा है साधारण ब्याज का ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई धन है और 8% वार्षिक ब्याज की दर है और 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है, 640 हो जा रहा है। पूछ रहा है हमसे वह धन कितना है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100। P बोले तो प्रिंसिपल यानी मूलधन, R बोले तो दर यानी रेट, और T बोले तो टाइम, समय। तो हमको क्या दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। पूछा क्या है, P यानी मूलधन पूछा है। पूछा क्या है, P प्रिंसिपल मूलधन पूछा है। तो ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 640 रुपये, और मूलधन हमसे पूछा है R यानी दर कितनी है, 8%, और T समय कितना है, 5/100। इधर से मैं इसको सॉल्व करूँगा, 8 से कटेगा कितनी बार, 80 बार, 5 से कटेगा 80 कितनी बार, 16 बार। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 16 को गुणा करूँगा 100 से तो क्या आ जाएगा, 1600 रुपये। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। करना क्या था, मुझे एक फॉर्मूला लगाना था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मेरे पास साधारण ब्याज है, दर है, समय है, निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। जब मेरे पास सारी क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी मूलधन जो है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं आराम से मूलधन निकाल सकता हूँ। ध्यान रखिए। अब देखिए एक बार और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज फिक्स होता है, यानी मूलधन फिक्स होता है, तो ब्याज हर साल फिक्स रेट हो तो फिक्स ही बढ़ता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब एक किस्त पूरी हो जाती है यानी एक ब्याज की किस्त हमारे पास ड्यू हो जाती है तो वो ब्याज मूलधन में ऐड हो जाता है, यानी मूलधन हमारा हर वर्ष बदलता रहता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक है तो हर वर्ष में मूलधन हमारा बदलता रहेगा, और ब्याज की दर 6 मासी दे रखी है, 6 माही दे रखी है, 3 माही दे रखी है, तो ब्याज की दर के अकॉर्डिंग मूलधन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो साधारण ब्याज में हमारा क्या आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और साधारण ब्याज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखो बात कर रहा है 8% की, यानी हर साल 8% ब्याज लग रहा है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा, 40% ब्याज लग जाएगा। कितना ब्याज लग जाएगा, 40% ब्याज लग जाएगा। एक बार और देख लो, 8% दर है, 5 वर्ष दे रखा है, तो 40% ब्याज लग जाएगा, और ब्याज कितना है, 640, यानी 40% का मान मेरे पास कितना है, 640 है। मुझे निकालना क्या है, धन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का मान निकालना है। 1% में निकालूंगा क्या मिलेगा मुझे, 640/40, और 100% में निकालूंगा मुझे क्या मिलेगा, 100% में निकालूंगा मुझे क्या मिलेगा, 640/40 गुणा 100। ये 0 से 0, 4 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 16 बार। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा, 1600 रुपये। तो डायरेक्ट मेरा सॉल्व हो सकता है कि 40% का मान 640 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। देखेंगे अगला। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल उसने दे रखा है, 2 समांतर भुजाएं उसने दे रखी है। पूछ क्या रहा है हमसे, ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज, समलंब
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो देखो हमारे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गिवन है कितना? 78। बोल क्या रहा है? 1/2। समांतर भुजाओं का योग हमें बताना है। देखो एक समांतर भुजा है 10 सेंटीमीटर, एक है 16 सेंटीमीटर, तो योग कितना आ जाएगा? 10 + 16। और पूछा क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई में क्या मान लेता हूँ? हाइट h। तो देखो मुझे क्या मिल गया? 78 बराबर 1/2, 10 + 16 यानी 26 गुणा h। 26 से काटूंगा 78 को कितनी बार? 3 बार। तो h का मान मुझे मिल जाएगा 3 × 2 यानी 6। h का मान क्या मिल जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? 6 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। करना क्या था? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था क्या? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग मेरे पास है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे पास है, खाली ऊंचाई निकालनी थी सो मैंने निकाल ली। क्षेत्रफल कितना? 78। समांतर भुजाओं का योग कितना? 10 + 16 26। 26 से कैंसिल किया 78 3 बार, 3 को गुणा किया 2 से, तो h बराबर क्या आ गया मेरे पास? 6 सेंटीमीटर आ गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, यानी हर वर्ष 10% बढ़ रहा है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? बोल रहा है कि एक विश्वविद्यालय यानी एक कॉलेज में क्या था? हर वर्ष 10% वृद्धि हो रही है। किसमें? विद्यार्थियों में हर वर्ष 10% वृद्धि हो रही है। मतलब पहले मान लो 100 विद्यार्थी थे तो अगली बार कितने हो जाएंगे? 10%। 100 का 10% यानी 10 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास कितने विद्यार्थी होंगे अगली साल? 110 विद्यार्थी होंगे। और बात करूं कि अगली साल क्या होगा, उससे अगली साल, तो 110 विद्यार्थियों का 10% बढ़ेगा, यानी वही सिस्टम रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ऐड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। देखो मानता हूँ 2016 में उसने बोल रखा है जनसंख्या कितनी थी? 1500 थी। 2016 में जनसंख्या कितनी थी? 1500 थी। तो 2017 में कितनी होगी जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा? तो इसका बढ़ेगा कितना? 10% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10%। 1500 का मैं 10% निकाल लूँ, 1500 का मैं 10% निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी कितने विद्यार्थी बढ़ गए पहले साल में? 150 विद्यार्थी बढ़ गए। तो मेरे पास कितने विद्यार्थी हो गए? 1650 विद्यार्थी हो गए। अब देखिए वो क्या बोल रहा है? 2018 में लक्ष्य पूर्ति हो रहा है, यानी 2018 में भी क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। 10% बढ़ रही है। तो देखिए 2018 में 10% जब बढ़ेगी तो अब किसका 10% बढ़ेगा? 1650 का 10% बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? 1650 का 10% मैं निकालूंगा, 1650 का 10% मैं निकालूंगा तो कितना बढ़ा मेरा? 165 विद्यार्थी बढ़े। और जब 165 को मैंने जोड़ूंगा 1650 में तो मेरा मुझे क्या मिल जाएगा बताइए? 1815 मिल जाएगा। यानी 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर कितने विद्यार्थी होंगे? 1815 विद्यार्थी होंगे। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। एक तरीका तो मेरा ये था। देखो तरीके कैसे भी लगाओ, आंसर यदि आप सही कर रहे हो तो एक ही आएगा। देखो एक तरीका तो मेरा ये था कि 2016 में मैंने 10% बढ़ा दिया तो 2017 में मुझे 1650 मिल गया। और 2017 में जब मैंने 10% बढ़ा दिया तो 2018 में मुझे 1815 मिल गया। दूसरा तरीका देखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है वो भी देख लेते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे कि सबसे पहले जो पहले की जनसंख्या होती है उसको लिखते हैं 1500 यानी पूर्व जनसंख्या। फिर क्या करते हैं, जिस दर से वो बढ़ रहा है उस दर को लिखते हैं 10% बटा 100 की घात कितने वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद। यही मेरी क्या होगी, जनसंख्या होगी। 1500 में 1 + 10/100 कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो क्या आ जाएगा 1500, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या आया मेरे पास 11/10 गुणा 11/10। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या करूँगा 121 गुणा 15 करूँगा तो क्या आया मेरे पास 15 एकम 15, 5 बचा क्या 1 बचा, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 हासिल लगी 3, 15 एकम 15 और 3 18। क्या आया मेरे पास 18 आ गया। तो क्या मिल गया मुझे 1815 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी 1815 विद्यार्थी मुझे मिल गए और यही मेरा क्या है आंसर है। तो एक तरीका हमारा ये रहा। एक तरीका ये होता है कि जब हम डिस्काउंट बट्टा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम जब नेट डिस्काउंट निकालते हैं, नेट डिस्काउंट तो कैसे निकालते हैं, जब लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है। एक तरीका आपके पहले वाला समझ में आया, दूसरा ये था फॉर्मूले वाला। तीसरा देखेंगे कि लगातार कितनी वृद्धि हो रही है, 2 बार वृद्धि हो रही है, कितनी 10% और 10%, 2 बार वृद्धि हो रही है। तो 2 बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + b + a.b / 100। ये बट्टे में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे a का मान 10, b का मान 10 + 10 गुणा 10/100, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारा कितना आ गया 10 और 10 20 और 1 21, यानी टोटल वृद्धि कितनी होगी 21% की वृद्धि होगी। टोटल वृद्धि कितनी होगी 21% की वृद्धि होगी। कितने साल में 2 साल में। तो क्या करूँ 1500 का 21% निकाल लूँ, 1500 का 21% निकाल लूँ। इधर से मैंने सॉल्व किया, क्या आया 15 एकम 15, 5 हासिल लग गई 1, 15 दूनी 30 और 1 31। 315 विद्यार्थी मेरे बढ़ गए। पहले कितने थे 1500 थे और अब कितने बढ़ गए 315 बढ़ गए। तो मुझे कितने मिल गए 1815 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी 1815 विद्यार्थी। देखिए आंसर मैंने आपको 3 तरीके बताए, और भी इसके 1-2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो देखिए हर चीज़ में आपको डिस्कस करूँगा लेकिन समय के साथ साथ। तो देखिए आप हमने क्या किया, एक बार फॉर्मूले से सॉल्व किया, एक बार नेट डिस्काउंट से सॉल्व किया। नेट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि लगातार 2 बार वृद्धि हो रही हो, या लगातार 2 बार कमी हो रही हो, या 1 बार वृद्धि हो रही हो 1 बार कमी हो रही हो। तो वही चीज़ इसमें होता है। जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो होता है 50% + 50% ऑफ, इसका मतलब तो 100% ऑफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पहले 50% ऑफ होता है और उसके बाद में नेक्स्ट 50% ऑफ होता है। आया समझने, यानी उसमें नेट डिस्काउंट हम निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छप्पन सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। बोल रहा है व्यास दिया हुआ है किसी वृत्त का, व्यास कितना होता है, व्यास क्या होता है बताइए, 2 गुणा त्रिज्या होता है। व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास कितना होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास दिया है 56, तो मेरे को त्रिज्या कितनी मिलेगी, त्रिज्या कितनी मिलेगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। मेरे पास में त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए पूछ रहा है किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। यानी मैं कोई वृत्त ले लूँ तो उसके आधे भाग की परिधि पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पूरे भाग की परिधि निकाल लूँगा। पूरे भाग की परिधि क्या हो जाएगी 2πr। 2πr में निकालूंगा 2 गुणा पाई का मान बोल रहा है 22/7 लो, तो 22/7 ले लेंगे। r का मान क्या ले लूँ 28 ले लूँ, 7 से कैंसिल हो गया 4 बार, तो क्या बचा मेरे पास में 2 गुणा 88। क्या बचा 2 गुणा 88। ये क्या है परिधि,
किसकी, पूरे वृत्त की। पूछा क्या है उसने, आधे भाग की परिधि। तो देखो आधे भाग की परिधि क्या हो जाएगी, आधे भाग की परिधि मुझे क्या मिल जाएगी, डिवाइड बाई 2 कर दूँ, यानी 2 टुकड़े कर दूँ, 2 से भाग दे दूँ तो मुझे आधे भाग की परिधि मिल जाएगी। यानी 2 गुणा 88, 2 गुणा 88 में भाग दे दूँ किसका, 2 का, क्या मिल गया मुझे 88 सेंटीमीटर। यही मेरे पास क्या हो जाएगी, आधे भाग की परिधि। बस सबसे पहले क्या करना था, व्यास दिया था, पहले मैंने क्या किया, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या मेरे पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। फिर क्या किया, क्वेश्चन में पूछा है आधे भाग की परिधि क्या होगी, तो आधे भाग की परिधि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पूरी परिधि निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो मेरे पास आधे भाग की परिधि आ जाएगी। यानी 2 पाई आर, पूरी परिधि निकाली, 2 गुणा 88। अब आधे भाग की परिधि निकालनी है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली में होता क्या है, उसने पूछा है आधे भाग की परिधि, यदि वो पूछ लेता अर्धवृत्त की परिधि, यदि वो पूछ लेता अर्धवृत्त की परिधि तो मेरा फॉर्मूला बन जाता पाई आर प्लस 2r। क्योंकि देखो उसने अभी तो इस जगह का पूछा है कि ये परिधि क्या है, ये परिधि। अब यदि वो पूछ लेता मुझसे आधे भाग की परिधि, तो आधे भाग की परिधि मेरे पास क्या होती, देखो ये मैं अर्धवृत्त मान लेता हूँ, तो ये मेरा अर्धवृत्त बनता पूरा, और इसकी परिधि क्या होती, ये तो मेरी हो ही गई कितनी, 2 पाई आर बटा 2, यानी ये परिधि तो मुझे मिल ही गई पाई आर। अब इस वाले पार्ट को भी तो लेना है, यहाँ वृत्त का केंद्र है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या मिलेगी, पाई आर प्लस 2r। ध्यान रखिएगा पूछ रहा है आधे भाग की परिधि, यानी पहले वृत्त बनाऊं और उसके आधा टुकड़ा कर दूं तो उसकी परिधि। यदि वो बोलता कि अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि मेरे पास क्या हो जाती, पाई आर प्लस 2r। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण रेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। तो देखो ये जो पूरा वृत्त हमारा बना हुआ है, एक बात बताओ, इस वृत्त में एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो 360 डिग्री टोटल कितना है, 360 डिग्री है, और टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 480 है। यानी 360 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, 480 के बराबर होगा। तो मैं 1 डिग्री का मान निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 480 बटा 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का भाग दिया 3 बार, 12 का भाग दिया 4 बार, मुझे क्या मिल गया, 4 बटा 3। 1 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4 बटा 3। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 4 बटा 3। अब देखेंगे आगे सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए इस वाले ग्राफ में, इस पाई चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि गणित में सीमा ने कितने डिग्री अंक प्राप्त किए, 93 डिग्री, 93 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू है तो मैं 93 डिग्री की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। तो देखो 93 डिग्री मल्टीप्लाई 4 बटा 3, क्या आया, 1 डिग्री का मान 4 बटा 3। तो 93 गुणा 4 बटा 3 मैं करूंगा, 93 गुणा 4 बटा 3 जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार और 1 बार। ये 4 को गुणा करूंगा 4 और 12, क्या मिल गया मुझे, 124। यानी सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 124 अंक प्राप्त किए होंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। बोल रहा है सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में, तो सबसे पहले हिंदी के अंक निकालूं और अंग्रेजी के अंक निकालूं और उन दोनों को घटा दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखो एक बार, जब मैं अंक निकालूं तो हमारे प्रोसेस को मैं क्यों लंबा करूं। सबसे पहले मैं देखूं हिंदी में कितने अंक मुझे मिल रहे हैं, 108 डिग्री मिल रहे हैं, और अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं, 72 डिग्री मिल रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा डिग्री मिल रही है, देखो
डिग्री में कितने ज़्यादा अंक मिल रहे हैं तो देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 36 डिग्री ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, 36 डिग्री ज़्यादा अंक मिल रहे। तो क्या करूँगा, डायरेक्ट 36 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँगा। तो क्या आ जाएगी, 36 गुणा 4/3, मुझे क्या मिल जाएगा, 12 गुणा 4 यानी 48। तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 48 अंक अधिक प्राप्त किए। अब यदि आप चाहो तो पहले हिंदी के पर्टिकुलर अंक निकाल लो और इंग्लिश के पर्टिकुलर अंक निकाल लो और फिर घटा लो, तब भी आंसर आपको 48 ही मिलेगा। ये आप चाहें तो आप अपने पास से अपने घर पे करके देख सकते हैं कि आंसर सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आया होगा आपके समझ में कि सबसे पहले क्या किया, हिंदी की डिग्री देखी 108, अंग्रेजी की डिग्री देखी 72, इन दोनों को मैंने घटा दिया तो कितने डिग्री अंक ज़्यादा मिले, 36 डिग्री अंक ज़्यादा मिले। तो 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास 4/3 है, तो 36 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एक नए पेपर के साथ। क्योंकि सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हर साल हर बार वैकेंसी में एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो हम हमारी क्लासें सिलेबस वाइज, हमारे टाइम टेबल वाइज, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके और घर पे रहते हुए भी अपने अध्ययन को निरंतर जारी रख सकें। तो मिलेंगे कल नए अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए मेथड्स के साथ और नए फॉर्मूलों के साथ। तो धन्यवाद।